गांव के एक छोटे से कच्चे घर में काव्या अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बिस्तर से उठना भी उसके लिए भारी पड़ने लगा था। कैंसर की बीमारी धीरे धीरे उसके शरीर को निकलती जा रही थी और उसके दो छोटे बच्चे भूखे प्यासे माँ के पास बैठकर इंतजार करते कि शायद आज उसके पिता राघव घर वापस आए और कुछ खाने को ले आए। लेकिन राघव तो 4 साल पहले यह कहकर चुपचाप मलेशिया चला गया था कि वह पैसे कमाकर भेजेगा, पर न पैसे आए, न खत आया और न ही उसकी कोई खबर। इन 4 सालों में काव्या की हालत दिन प्रतिदिन इतनी खराब होती गई कि उसे घर में काम करना तो दूर, अपने ही शरीर का वजन सहना मुश्किल हो गया था। बच्चे कभी मोहल्ले में, कभी किसी के घर के आंगन में झांकते कि शायद कोई रोटी का टुकड़ा दिख जाए और कहीं से उन्हें मिल जाए। काव्या खुद बच्चों को देखकर टूट जाती, लेकिन खुद इतने बुखार और दर्द में होती कि उठ भी नहीं पाती। 4 साल बीत गए तो राघव को लगा कि अब तो काव्या मर चुकी होगी, इसीलिए वह बेफिक्र होकर हिंदुस्तान वापस आ गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसके कपड़ों से पसीने की बू और धूप की झुलसन साफ झलक रही थी। वह बहुत भूखा और प्यासा था, मगर घर के आंगन में खड़े घड़े को उल्टा किया तो घड़ा खाली मिला। यह देखकर वह और भड़क गया। वह तेज कदमों से कमरे में घुसा और चिल्लाते हुए कहा, अरे तू अभी तक बिस्तर तोड़ रही है? कितनी बार कहा है कि मेरे आने से पहले गरम गरम रोटी तवे पर डाल दिया कर। एक तो थका हारा काम से आता हूँ, होटल से भी कुछ लेकर नहीं खाता कि पैसे बच जाए और तेरे इन बच्चों को रात का खाना मिल सके। और तू है कि तुझे किसी बात की फिक्र ही नहीं, दिन भर पड़ी रहती है। काव्या ने उसकी आवाज़ तो सुनी, लेकिन उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। उसके होठ सूख गए थे, आवाज़ गले में अटक रही थी और वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बच्चे जो माँ के पास बैठे थे डर के मारे सिमट गए, क्योंकि राघव का गुस्सा अक्सर घर का माहौल जहरीला कर देता था। वह गिलास फर्श पर फेंककर चिल्लाया, अरे घर में करती क्या है ये? छोटा सा घर है, खाना वक्त पर बनाकर देना होता है, इस पर भी नखरे। पहली बार बड़ी बेटी सिया हिम्मत जुटाकर आ गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने कहा, पिताजी माँ को कुछ मत कहिए। माँ ने कुछ नहीं किया, मैं रोटी बनाकर दे देती हूँ। माँ को बहुत तेज बुखार है, सुबह से कुछ नहीं खाया और न पिया है। दवाई ले आइए पिताजी। राघव ने उसे घूरकर देखा और बोला, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। कोई बीमारी नहीं है उसे, बस मौसमी बुखार है और इसको भी तूने सिर पर चढ़ा रखा है। सिया घबराकर रसोई में भागी और देखा कि डिब्बे में सिर्फ इतना आटा बचा था कि मुश्किल से 2 रोटियां बन सकती थी। यह देखकर उसकी आंखें भर आई, क्योंकि वह जानती थी कि आज सुबह से माँ ने भी कुछ नहीं खाया था और छोटे भाई आयुष को भी भूख से पेट में ऐंठन हो रही थी। काव्या बिस्तर पर चुप पड़ी थी। उसका चेहरा बुखार से लाल था और हाथ कांप रहे थे, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वह उठकर अपने बच्चों को या पति को भोजन दे सके। आज तक सिया ने कभी रोटी नहीं बनाई थी, मगर आज बनाना जरूरी था, वरना राघव न जाने क्या फसाद खड़ा कर देता। सिया ने छोटे छोटे पेड़े बनाए और जैसे तैसे रोटी बेलने लगी। रोटी बेल चुकी तो उसे याद आया कि उसने अभी तक आग ही नहीं जलाई थी। उधर राघव गुस्से में सिया पर चिल्ला रहा था, मनहूस मारी, तू भी अपनी माँ की तरह हर काम लेट ही करती है। अभी तक तुझसे एक रोटी नहीं बनी। मैं यहाँ भूख से तड़प रहा हूँ तुम लोगों के लिए। सारा दिन बाहर मेहनत करता हूँ और तुम लोग मुझे वक्त पर खाना तक नहीं दे सकते। यह सुनकर सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बेली हुई रोटी वापस प्लेट में रखी और लकड़ियों में आग जलाने लगी। मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था, इसलिए आग जल नहीं रही थी, उल्टा धुआं ही धुआं हो गया और पूरा घर धुएं से भर गया।
राघव की आंखों से भी धुएं की कड़वाहट से पानी आने लगा। वह गुस्से से पागल हुए शेर की तरह किचन में दाखिल हुआ और अंधेरे में ही अपनी ठोकर सिया को दे मारी, जिससे वह बेचारी जलते बुझते चूल्हे के ऊपर गिर गई। उसकी कमर और हाथ झुलस गए, मगर फिर भी उसने खुद को संभाला और एक तरफ खड़ी हो गई। राघव गालियां देते हुए खुद लकड़ियां जलाकर रोटी बनाने लगा और चिल्लाया, दफा हो जाओ यहाँ से, एक काम नहीं कर सकती, बस फरमाइश करवा लो तुम लोगों से, अब शक्ल ले जा अपनी। सिया रोती हुई वापस अपनी माँ काव्या के पास आ गई और दबी दबी सिसकियों में रोने लगी। उसके 3 छोटे भाई बहन उसके पास बैठे थे। उससे छोटी 8 साल की सिया की बहन ईशा ने जब उसके कपड़ों की जली हुई कमर और हाथ देखे तो घबरा गई और चुपचाप किचन में जाकर घी ले आई और सिया के जख्मों पर लगाने लगी। कुछ देर बाद बहुत मुश्किल से काव्या ने धीमी आवाज में पानी मांगा। सिया उठकर बाहर गई और लाकर काव्या के होठों से पानी लगाया। पानी पीकर काव्या को थोड़ी ताकत मिली, मगर कमजोरी बहुत ज्यादा थी। उधर राघव खाना खाकर वहीं चारपाई पर लेट चुका था। उसके पास आधी रोटी रखी थी। भूख तो बच्चों को भी लगी थी, मगर माँ की हालत देखकर बच्चों ने वह रोटी माँ को खिलानी शुरू कर दी। आधी रोटी खाकर काव्या की आंखें थोड़ी खुली और बुखार कुछ कम हुआ। उसने सिया की तरफ देखा तो उसका झुलसा हुआ शरीर देख सिहर उठी। उसने बच्चों से पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर काव्या के भीतर गुस्सा उमड़ पड़ा और वह कहने लगी, यह बाप है या हैवान? कोई जानवर भी अपने बच्चों के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। मुझ पर ना सही, कम से कम अपने बच्चों पर तो रहम कर लिया करो। काव्या को बोलता सुनकर राघव कमरे में आ गया और फिर चिल्लाने लगा। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और बच्चे एक तरफ बैठे रोने लगे। राघव बोला, जब मुझे खाना देने का वक्त था तब तो तुम अधमरी पड़ी थी, और अब जब मैं खुद बनाकर खा चुका हूँ तब तुम में जान आ गई। यह सुनकर काव्या रोते हुए बोली, तुम मुझे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? न जाने मुझे क्या हो रहा है। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। न आंखें खुलती है, न काम होता है। इलाज करवा दो तभी मैं काम कर पाऊंगी। मगर राघव खामोशी से वहां से निकल गया। उसे सिर्फ खुद से मतलब था। पत्नी और बच्चों से उसे कोई सरोकार नहीं था। बच्चे पैदा करके तो जैसे उसने काव्या पर कोई एहसान ही कर दिया था। राघव एक वक्त का खाना लाकर दे देता था, उस पर भी 100 बातें सुनाया करता था, और बच्चे रोते सिसकते हुए वह खाना जैसे तैसे खा लिया करते थे। काव्या की तबीयत दिन ब दिन बेहद खराब होती जा रही थी। यह देखकर राघव को भी उस पर थोड़ी दया आने लगी। एक दिन उसने कहा, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, ताकि पता चले कि तुझे सच में कोई बीमारी भी है या सिर्फ ड्रामेबाजी करती रहती है। काव्या तो दिल कटकर रह गया, मगर कर भी क्या सकती थी। वह पति के साथ डॉक्टर के पास चले गई। डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर और कुछ सवाल पूछकर कुछ टेस्ट लिखे। उन टेस्टों की फीस काफ़ी ज़्यादा थी। राघव ने हाथ खड़े कर दिए और बोला, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं तेरे ऊपर लगाता फिरूं। हाथ में जो सोने की अंगूठी पहन रखी है वह उतार कर दे दे, उसे बेचकर टेस्ट करवा दूंगा। वह अंगूठी काव्या की माँ की निशानी थी, मगर अस्पताल में बैठे होने की वजह से उसने मजबूरी में अंगूठी उतारकर राघव को दे दी। राघव ने वह अंगूठी बेचकर काव्या के टेस्ट करवा दिए। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो काव्या घर पर थी और राघव मजदूरी से लौटकर खुद ही रिपोर्ट लेने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जो बताया वह सुनकर वह एक पल को सन रह गया। डॉक्टर ने कहा, काव्या को कैंसर है, आपको जल्द से जल्द इलाज शुरू करना होगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है और फिर हम मदद नहीं कर पाएंगे। यह कहते हुए डॉक्टर ने दवाइयों का पर्चा राघव के हाथ में दे दिया। दवाइयों का खर्च 10 से 15 हजार के बीच था, और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। राघव पर्चा लेकर बाहर निकला। एक पल को उसका वजूद कांप गया था।
भले वह गुस्सेल था और काव्या को बातें सुनाता रहता था, मगर वह उसकी पत्नी थी। 15 साल उसने उसी के साथ गुजारे थे। कभी वह बहुत सुंदर भी थी, मगर बीमारी के बाद उसका रंग सांवला पड़ता जा रहा था। चेहरा बुझा बुझा रहता, कमजोरी इतनी कि उठना दिखना मुश्किल हो गया था। पहले वाली चमक उसके चेहरे पर नहीं रही थी, और ऊपर से गरीबी की चक्की। ऐसी हालत में भला प्यार मोहब्बत कैसे याद रहती है। डॉक्टर के दिए इलाज को देखकर वह समझ चुका था कि अगर वह खुद को बेच दे, अपनी सारी जमा पूंजी लगा दे, फिर भी इस बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता। दवाइयों का खर्च अलग और अस्पतालों में होने वाले सेशन अलग। यह सब सोचकर राघव एक नतीजे पर पहुंचा। उसने रास्ते में ही रिपोर्ट फाड़कर नाली में फेंक दी और घर की तरफ चल पड़ा। ऐसा करते हुए उसके वजूद में जरा भी कंपी नहीं आई। घर पहुंचा तो काव्या उसी के इंतजार में बैठी थी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक थी, तो उसने उसके आने से पहले ही खाना तैयार कर दिया था। राघव घर आया तो उसने सबसे पहले उसे गर्मा गर्म खाना दिया और कहने लगी कि सौदा खत्म हो चुका है, तुम कल राशन ले आना। घर में आटा भी नहीं बचा, जो था उसे खाना बना दिया है। राघव खामोशी से उसकी हर एक बात सुनता रहा। जब राघव ने कुछ ना बोला तो काव्या खुद ही कहने लगी कि आज मेरी रिपोर्ट आनी थी, क्या आया है उन रिपोर्ट्स में, या तुम अस्पताल गए ही नहीं। यह सुनकर राघव ने एक गहरी निगाह काव्या पर डाली और कहने लगा, तुम मुझे सुकून से खाना खाने दोगी या नहीं? घर आते ही इंक्वायरी शुरू कर देती हो। क्या नजर नहीं आ रहा कि मैं खाना खा रहा हूँ? काव्या की जुबान पर तो वहीं ताला लग चुका था। वह खामोशी से उसके पास बैठी और अपनी अंगुलियां मरोड़े जा रही थी। बच्चे भी आंगन में खेल रहे थे, इसी इंतजार में थे कि पिताजी खाना खा चुके हों, और जो खाना बचे तो वह फिर माँ के साथ मिल बांट कर खा ले। मगर तभी खाना खत्म करने के बाद राघव कहने लगा, डॉक्टर ने कहा है कि तुझे मलेरिया हो गया है। यह छोटी सी शीशी तुझे पीने को दी है। कह रहा था कि एक ही सांस में बगैर पानी पिए पी जा, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। काव्या ने बेसुकून का सांस लिया कि शुक्र है कि कोई बड़ी बीमारी नहीं निकली। राघव ने अपनी जेब से मलेरिया की दवाई निकाली और काव्या को दे दी और कहा कि यह पी लेना तो ठीक हो जाएगी। काव्या ने भी खामोशी से सिर हिलाया और वह दवा ले ली। कई दिनों से राघव अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दूसरे मुल्क जाने के चक्कर में था। किसी ने उसे बताया था कि एक साहब मलेशिया में मजदूरों को भेज रहे हैं, वहां पर बहुत काम है, उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। उसने अभी तक काव्या को कुछ नहीं बताया था। यही सोचा था कि जब सब कुछ पूरा हो जाएगा तभी पत्नी को बताएगा। मगर अब जब उसने काव्या की इस बीमारी के बारे में सुना तो उसने बताने का फैसला छोड़ दिया। उसके पास जो जमा पूंजी थी वह सब उसने अपने दोस्त के यहाँ रखवा दी थी, और जो भी कमा रहा था उसमें से ज़्यादातर रकम अपने दोस्त के पास ही रखवा रहा था, ताकि मलेशिया जाने के लिए कुछ पैसे पास रख सके। उसका टिकट और वीज़ा दोनों ही फ्री थे। एक शाम जब वह परेशान हाल अपने दोस्त के यहाँ गया तो वहीं से यह खुशखबरी मिली कि उनकी नौकरी मलेशिया में लग चुकी है और अब कुछ दिनों के बाद ही मलेशिया जाना है। यह सुनकर राघव की खुशी की तो कोई सीमा न रही। घर में राशन खत्म था। उसने काव्या को थोड़ा बहुत राशन ला कर दिया और कहने लगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसी पर गुजारा करो। मजबूरन काव्या भी चुप हो जाती, क्योंकि पति के पास जब रकम नहीं है तो भला क्यों वह अपने पति को तंग करती रहे। वह खुद भूखी रह लेती और अपने बच्चों को भी आधी आधी रोटी करके खाने को दे दिया करती, ताकि वह भूखे न रहे। एक दिन सुबह सुबह राघव उठा तो बड़ा ही खुश था। नए कपड़े पहने तैयार हुआ। काव्या उसे हैरत से देख रही थी। कहने लगी, क्या बात है राघव, आज तो बड़े तैयार हो रहे हो। ऐसे तो तुम कभी होली दिवाली पर भी तैयार नहीं होते। यह सुनकर राघव फौरन एक अजीब सी नज़र काव्या पर डालकर कहने लगा, आज ठेकेदार ने हमें दावत पर बुलाया है,
इसीलिए हम पहले दावत करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। काव्या खुश हो गई, फिर कहने लगी, मेरे और बच्चों की तरफ भी ध्यान कर लेना। घर में राशन बिल्कुल खत्म है। आज रात आप राशन लाओगे तो ही हम पेट भरकर खा सकेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आज रात भूखे सो जाए। यह सुनकर राघव कहने लगा, फिक्र ना कर, मैं आज राशन ले आऊँगा। यह सुनकर काव्या मुतमईन हो गई, मगर न जाने क्यों उसे दाल में कुछ काला सा लग रहा था। बहरहाल राघव ने एक नज़र काव्या पर डाली और फिर बच्चों को देखा और वह घर से बाहर निकल चुका था। बच्चे यही समझ रहे थे कि पिताजी मजदूरी करने गए हैं। काव्या का भी यही अंदाजा था कि उसका पति शाम को राशन ले आएगा, मगर उसे कहाँ खबर थी कि उसका पति तो उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर मलेशिया जा चुका है। राघव अपने दोस्तों के साथ मलेशिया जा चुका था, मगर इधर रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था और राघव अभी तक घर नहीं आया था। बच्चों ने दिन से कुछ नहीं खाया था। भूख से उनकी बुरी हालत थी। बार बार माँ से सवाल करते, पिताजी कहाँ रह गए? पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाते थे। रात होने से पहले घर आ जाया करते थे। काव्या भी परेशान थी। तबीयत उसकी भी बड़ी खराब हो रही थी। बार बार खांसते हुए वह गली से बाहर झांक कर देखती। उसके साथ काम करने वाले सभी मजदूर जो अब इसी गांव में रहते थे, वह तो वापस आ चुके थे, मगर आज न जाने राघव कहाँ रह गया था। उसकी तो कोई खबर ही ना थी। मजबूरन रात को बच्चों को भूखा ही सोना पड़ा। बच्चे तो भूख से सो गए, जबकि काव्या के दिमाग में कई अंदेशे आ रहे थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि राघव घर ना आया हो। पहले तो उसे ये बेचैनी हुई कि कहीं राघव को कोई नुकसान ना पहुंचा हो, मगर जब उसने पड़ोस के पवन भाई से पूछा कि राघव कहाँ है, तो कल रात से घर नहीं वापस नहीं आया, तो वह कहने लगा, पता नहीं, वह तो कल काम पर भी नहीं आया था, बल्कि कल ही ठेकेदार से बात करके काम छोड़कर जा चुका है। कह रहा था, मुझे एक और जगह अच्छा काम मिल गया है, हम सबसे भी बड़े नखरे से बात करता हुआ चला गया। यह सुनकर तो काव्या के हाथ पांव फूल गए कि आखिर उसका पति कहाँ जा सकता है, और वो भी बिना बताए। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसने पड़ोस से बच्चों के लिए कुछ खाना मांगा, तो पड़ोस की औरत ने उसे खाने के लिए कुछ खाना दे दिया। उसने थोड़ा बहुत खुद खाया और बाकी अपने बच्चों में बांट दिया, मगर उसे बेचैनी हो रही थी कि आखिर राघव कहाँ जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मलेशिया में राघव की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। कर तो वहाँ भी मजदूरी ही रहा था, मगर वहाँ उसे कम मेहनत पर ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। वह खुश था, उसके पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, जबकि यहाँ उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। बच्चों की भूख से यह हालत हो गई कि पड़ोस के जिस घर में भी खाने की खुशबू आती, तो वो उस घर में झांकने लगते कि शायद किसी को उनकी शक्लों पर तरस आ जाए, और तरस खाकर ही वह कुछ खाने को इन बच्चों को दे दे। कुछ को तो इन बच्चों के मेले और फटे कपड़े देकर तरस आ जाता। वह इनको खाने के लिए कुछ दे देते, वरना इन्हें भूखा ही सोना पड़ता। कहीं से उड़ती हुई यह खबर भी काव्या को मिल गई कि उसका पति दूसरे मुल्क जा चुका है और वहां पर उसकी अच्छी नौकरी कर रहा है। पत्नी बच्चों से तो उसने हर संबंध ही तोड़ दिया और कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर उस रात काव्या बहुत रोई थी कि उसके पति ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसे कैंसर था और यह उसे अभी भी पता नहीं था। उसे अपने बच्चों का भविष्य नजर आने लगा कि भला वह अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगी, कैसे इनकी जिम्मेदारी उठा सकेगी। उसे अपने शौहर से नफरत महसूस हो रही थी। समय गुजरता गया और 4 साल पूरे हो गए। वही राघव, जो पैसों की रंगीनियां देखकर बिल्कुल ही भूल चुका था कि उसकी एक पत्नी और बच्चे भी हैं। 4 साल पूरे हुए तो बॉस ने पुराने वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया, जिसमें राघव भी शामिल था। उसके दिमाग में काव्या का चेहरा उभार आया। कहने लगा, अब तक तो काव्या मर चुकी होगी और न जाने उसके बच्चे कहाँ गलियों में भटक रहे होंगे।
जिंदा भी होंगे कि नहीं। बहरहाल उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह 4 साल बाद भारत लौटा तो सीधा अपने घर चला। जैसे ही घर के दरवाजे में कदम रखा, उसने जो दृश्य दिखाई दिया तो उसके पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। क्या यह उसका घर था? उसका घर तो कच्चे आंगन वाला था। खुली सी जगह थी और सिर्फ एक ही कमरा बना था, वह भी मिट्टी और ईंटों का। उसकी तो इतनी हैसियत ही ना थी कि कमरे को प्लास्टर भी करा सके, मगर यहाँ तो फर्श पर मार्बल लगे हुए थे। सामने बड़ा ही खूबसूरत फूलों से सजा हुआ आंगन था, फिर खूबसूरत सा लॉन जहाँ पर एक तरफ बहुत सारी सिलाई मशीनें पड़ी थी। हर मशीन के आगे कुर्सी पड़ी थी और वहां पर गांव की 20-25 बच्चियां बैठी सिलाई सीख रही थी। सामने कुर्सी पर काव्या बैठी सबको बता रही थी, जबकि वही आंगन में एक तरफ कालीन पर कुछ लड़कियां बैठी सिलाई कढ़ाई का काम कर रही थी। काव्या जो उन बच्चों में ही मग्न थी, दरवाजे पर खड़े अपने पति को देखा तो पलकें झपकना ही भूल गई। राघव चलता हुआ काव्या के पास आया और कहने लगा कि काव्या, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं। तुम्हें तो कैंसर था ना। मैंने तो सोचा था कि तुम अब तक मर चुकी होगी। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ राघव के चेहरे पर पड़ चुका था। गांव की सारी लड़कियां उस तरफ देखने लगी थी। काव्या गुस्से से कांपते हुए कहने लगी, क्यों आए हो तुम वापस? दफा हो जाओ इस घर से। दोबारा यहाँ कदम मत रखना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा अब हमसे। राघव तो सन्न रह गया था। यह वही काव्या थी जिसे वह बीमारी की हालत में छोड़कर चला गया था। पत्नी की आंखों का रोब और दर्द देखकर वह घबरा चुका था। वह गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। मैं बाहर तुम्हारी खातिर गया था। लेकिन काव्या ने हाथ उठाकर उसकी बात वहीं रोक दी। बस, मेरे और मेरे बच्चों का तुम्हारी जिंदगी से अब कोई वास्ता नहीं। जिस हालत में तुम हमें बेसहारा छोड़ गए थे, वही असल सबूत है कि तुम्हें हमारी कितनी चिंता थी। शोर सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए। जब सबने राघव को देखा तो हर कोई गुस्से से भर उठा। लोग उसे धक्के देकर बाहर निकालते हुए कहने लगे, खबरदार, काव्या को दोबारा डराने, धमकाने या इस घर में घुसने की कोशिश भी मत करना। राघव सड़क पर बैठकर सिर पकड़ चुका था। तब गांव वालों ने उसे पता चला कि उसके जाने के बाद काव्या ने अपने बच्चों की खातिर लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए थे। उसकी सिलाई इतनी अच्छी थी कि गांव की लड़कियां उसके पास सिलाई कढ़ाई सीखने आने लगी। एक सिलाई सेंटर में मैडम भी उसके पास आई और उसे अपने सेंटर में सिलाई कढ़ाई सिखाने वाली टीचर के तौर पर रख लिया। वह हफ्ते में 6 दिन सेंटर पर सिखाती और रविवार को गांव की बच्चियों को अपने घर पर सिलाई कढ़ाई सिखाती। उसके बच्चे अब अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे। रही बात उसके कैंसर की, तो वह वक्त और भूख परेशानी की मार से खुद ब खुद उसके शरीर से खत्म हो चुका था। जिस दर्द से उसने जिंदगी काटी थी, उसके सामने बीमारी ने दम तोड़ दिया। उधर राघव पछता रहा था। मलेशिया वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि वहां उसकी नौकरी भी छूट चुकी थी। वह अक्सर काम में हेरा फेरी करता था, जिसका पता बॉस को चल गया और यूं वह अपनी पत्नी और बच्चों से भी और मलेशिया की नौकरी से भी हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? क्या राघव को उसकी गलती की सही सजा मिली? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।